दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, या एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जामों की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन विलुप्त संख्या से रिलेटेड है। कह रहा क्वेश्चन की विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आपका जो नज़र कहाँ होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर उसका तरीका होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट न लगा होता, क्या ये क्वेश्चन को इजी कर दिया ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट न लगा होता तो आपको समझ में नहीं आता कि आप रो वाले हिस्से में लॉजिक को ढूंढें कि कॉलम वाले। पजल वाले क्वेश्चन में यही दिक्कत होती है। जो स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है रीजनिंग का, उसमें ये दिक्कत होती है कि हम किधर से ढूंढें। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। इससे ये पता चल रहा है कि 32 और 12 से ये 40 आया है, 51 और 33 की हेल्प से ये 36 आया है। तो वही लॉजिक हम ढूंढ लेंगे और 67, 55 में वही लॉजिक अप्लाई करके हम यहाँ पर मिसिंग संख्या निकाल लेंगे। बस हो गया काम। चलिए देखते हैं। 32 12 से 40 लाने के लिए एक बार जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो आपका 44 आएगा 32 12 को। अब इसमें से जब तक 4 नहीं घटाएंगे तब तक 40 आएगा नहीं, तो एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से 51 33 को जोड़िए, 5 3 8 यानी 84 आ जाएगा, और 84 में 4 घटाते तो 80 आएगा, 9 की 36। जब जोड़ने वाली ट्रिक फेल हो जाए तो घटाने वाली अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि गुणा करने से और भी ज़्यादा आएगा और भाग देने से दशमलव में आ जाएगी, तो बात बनेगी नहीं। हम करते हैं घटाव करेंगे तो 32 में से 12 घटाएंगे 20 आएगा। 20 में जब तक 2 का नहीं गुणा करेंगे तब तक 40 आएगा नहीं। यही काम यहाँ पर करेंगे। 21 में से देखिए 33 घटाते तो 18 आएगा, 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। 67 में से 55 घटाएंगे 12 आएगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में प्राइस को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए प्राइस, इन सब में हमें ज़रूरत पड़ती है A to Z नंबरिंग की, सीरियल क्रम वाले भी नंबर की, साथ साथ उल्टे क्रम वाले भी नंबर की। कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे प्राइस में नंबरिंग करेंगे, P का 16 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, C की पोजीशन 3 होती है, E की 5 होती है। A to Z जो सीरियल क्रम का नंबर रहता है मैंने सबका लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आपका दिया हुआ 11 9 18 24 22, लेकिन आया क्या है 16 18 9 3 5। अब हम करेंगे क्या, देखिए करना आपको ये है कि आप उल्टा सोचना है। सीधे से तो सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो कहते हैं कि उल्टी उंगली से निकालो, उंगली को टेढ़ी कर लो। तो वही काम यहाँ पर करना है, उल्टा आप सोचना है। यानी P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा आपको बता दूँ K होता है, याद होना चाहिए। मैं अभी बता चुका हूँ कि A to Z आपका 1 से लेकर 26 तक, प्लस A to Z आपका उल्टा क्रम। जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, इस तरीके से सारे के अपोजिट क्रम याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए P का उल्टा K, R का उल्टा I का उल्टा R, C का उल्टा आपका दोस्तों X हो जाएगा, और E का उल्टा आपका V हो जाएगा। नंबरिंग कर देते हैं। K 11 पे, I 9 पे, R 18 पे, X 24 पे, V 22 पे। अब देखिए तो 11 9 18 24 22, 11 9 18 24 22 दिया भी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 11 9 18 24 22। सेम लॉजिक आप हाई पर भी लगाएंगे, HIGH। H का उल्टा दोस्तों क्या होता है, S होता है, I का उल्टा R होता है, G का उल्टा T होता है, और H का उल्टा S होता है। अब नंबरिंग कर दीजिए आप। S की 19 होती है, R की 18 होती है, T की 20 होती है, S की 19 होती है। 19 18 20 19, 19 18 20 19। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखते हैं। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से मनुष्य का संबंध मस्तिष्क से होता है वैसे कंप्यूटर का संबंध किससे हो। यानी कि जैसे मनुष्य के अंदर मस्तिष्क होता है वैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए बताइए। यूपीएस को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपीएस होता है बैटरी अनलिमिटेड पावर सप्लाई वाला होता है। एक तरीके से यूपीएस इन्वर्टर का काम करता है। ठीक है। कीबोर्ड जो होता है आपका जो है टाइपिंग वाला काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सीपीयू, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है सीपीयू, यही आपका कंप्यूटर का माइंड होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट नंबर एनोलॉजी क्या कह रहा है कि 3 का संबंध जैसे 28 से वैसे 5 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो 3 से 28 आप कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 3 3 9 12 आप 3 9 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27 हो जाएगा। 27 से 28 बनाने में सेकंडों लगेंगे एक जोड़ करके। अगर ये लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं 5 वाले में, 9 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45, एक जोड़ देंगे 46 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगी। तब फिर कौन सी लगेगी, मैं बता रहा हूँ अब कौन सी लगेगी। देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और दौड़ाएंगे। और किस तरीके से 27 28 ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्यूब कर दीजिए,
तो 3 त्रिके 9 त्रिके 27 आएगा। अब 1 जोड़ दीजिए, अब 28 आ जाएगा। ये काम अब आपको 5 में भी करना है। 5 का भी क्यूब कर दीजिए। 50 25 5 125 में 1 जोड़ देते हैं तो 126 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्या है, मिसिंग संख्या निकालनी है। कह रहे इस सीरीज में जो यहाँ पर संख्या गायब हो गई है वो कौन सी संख्या होगी। सीरीज के क्वेश्चन में हम पैटर्नों को समझते हैं कि इस किस क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 0 से 1 हुआ तो क्या किया गया होगा। जैसे 0 में अगर +1 करते हैं तो 1 हो जाएगा। ऐसे 1 से 2 में भी +1 कर दीजिए। 2 से 5 में +3 करना पड़ेगा। ये क्रम सही नहीं बन रहा। पहले 1 1 2 में प्लस किया, फिर 3 प्लस कर दिया, तो बात समझ में नहीं आ रही है। फिर लास्ट में देखें इतने बड़े संख्या 677 भी दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। 125 आएगी, 126 आएगी, 26 आएगी, 25। ऑप्शन में भी देखिए 4 तरीके का दिया हुआ है, तो बात बन नहीं रही है। तो एक काम करेंगे, जब ऐसे बात ना बने तो थोड़ा अलग सोचिए हट करके। यानी कि 677 जब है तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये गुणा उड़ा करने पर नहीं आएगी, बल्कि ये स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में करने पर ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, 0 का पहले स्क्वायर कर देते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन 1 बनाने के लिए, क्योंकि आगे 1 बनाना है तो 1 हर हाल में जोड़ना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर करके भी 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करके भी 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे तो आपका 50 25 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि आपकी मिसिंग संख्या मिल चुकी है। लेकिन 677 क्या आएगा ये भी चेक कर लीजिए, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 होता है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 677 हो जाएगा। किया क्या गया है, उस संख्या का स्क्वायर +1, उस संख्या का स्क्वायर +1, उसी संख्या का स्क्वायर +1 कर करके आगे वाली संख्या बनती गई है। इस क्रम में हो गया है आपका आंसर। क्लियर। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सा पद होगा। जब भी अक्षर सीरीज दी जाए उसमें नंबरिंग कर दीजिए फटाफट। नंबर में निकालना आसान रहेगा। 2 4 8, 2 4 8 6 यहाँ पे मिसिंग हो गया, यानी कि बनी क्या सीरीज 2 4 8 मिसिंग 6। यहाँ तक तो ठीक था मामला, 8 तक बढ़ा, फिर उसके बाद मिसिंग आ गई, उसके बाद घट गया। ये घटा कैसे, ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 से 4 बन रहा है, आप कहेंगे कि +2 हो रहा है। 4 से 8 में भी +4 हो रहा है। बात समझ में नहीं है। पहले में 2 प्लस हुआ, दूसरे में 4 प्लस हुआ, तीसरे में क्या 6 प्लस होगा, तो 8 8 6 14 हो जाएगा। 14वें पे तो n होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर में कहीं n नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर मामला सेट नहीं हो रहा है। तो एक और तरीका है, देखिए मैं सेट कर देता हूँ। एक तरीका ये है कि अगर हम 2 में 2 का गुणा करें तो 4 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 में भी क्या करते हैं हम 2 ही का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 2 का गुणा करते हुए जा रहे हैं। तो 8 दूना 16 आ जाएगा। 16 पे पी होता है, पी ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात यहाँ तक समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद 6 कर दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें भी 2 ही का गुणा किया गया है, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। जबकि अल्फ़ाबेट में A to Z 1 से 26 तक ही संख्या होती है, 26 से ज़्यादा नंबर इसमें नहीं होते। तो जब 26 से ज़्यादा नंबर बनते हैं, जैसे 27 मान लीजिए बन गया तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 28 बन गया तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही 32 बन गया तो क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए 26 को घटा दीजिए तो ये 6 आ जाएगा। जितनी भी बड़ी संख्या है 26 घटाते जाइए, आपका नेक्स्ट नंबर ये बनता जाएगा। बन गया 6। क्लियर हो गई बात, यानी यहाँ पे 32 की जगह 6 लिखा गया और कोई बात नहीं है। चलिए अगला आप देखते हैं। डिकोडिंग कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से सही आरेख का चयन कीजिए। आयरलैंड, डबलिन, ग्रीस। दोस्तों देखिए 3 ठो नाम है ना, 3 ठो हम सर्किल ले लेंगे। एक को आयरलैंड आई बना लेंगे, एक को डी डबलिन बना लेंगे, एक को ग्रीस जी बना लेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले आयरलैंड और डबलिन में संबंध देखना है किस टाइप का है, उस हिसाब से उन दोनों में रिलेशन बना के डायग्राम बना देना है। फिर डबलिन ग्रीस में देख लेना, उस हिसाब से बनाना है। फिर आयरलैंड ग्रीस, यानी तीनों में परस्पर एक दूसरे में संबंध देखना, उस हिसाब से डायग्राम बनेगा। तो पहले आयरलैंड डबलिन में देख लेते हैं। जो डबलिन है दोस्तों वो आयरलैंड की राजधानी होती है। तो पहले आप अगर जीके की मान लीजिए एग्जाम की तैयारी करें तो जीके भी तैयार कर रहे होंगे, तो उसमें जो पॉपुलर कंट्री कम से कम उनकी तो राजधानी के नाम आपको याद होने चाहिए। तो डबलिन डी वाला अंदर होगा, आयरलैंड वाला बाहर होगा, क्योंकि आयरलैंड के अंदर डबलिन आता है, डबलिन के अंदर तो आयरलैंड आता नहीं है, इसलिए आई वाले के अंदर डी वाले को डाल देंगे। क्या है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। अब ये ग्रीस का ना डबलिन से कोई संबंध है ना आयरलैंड के संबंध है, क्योंकि ग्रीस एक अलग कंट्री है, तो उसको हम अलग इस तरीके से बना देंगे। ये आपका डायग्राम बन चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है मनीषा ने एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा। देखिए मनीषा नाम की कोई लड़की है, मनीषा लड़की का ही नाम है, और लड़की की ही तस्वीर दिखा रही है। एक लड़की दूसरी लड़की की तस्वीर दिखा करके इस तरीके से क्या कह रही है कि वह मेरे ससुर के, यानी कि ये मनीषा कह रही है कि मेरे ससुर के, आगे कह रही एकमात्र पुत्र की बात हो रही है, यानी इनके ससुर के पास सिर्फ एक ही पुत्र है। पुत्री की पुत्री है, पुत्री की ये लड़की पुत्री है। एक बार और फिर से देखिए, कह रही है
मनीषा इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, लड़की की तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि ये जो लड़की है मेरे ससुर के पुत्र के पुत्री की पुत्री है। अब ये एकलौता पुत्र यहाँ पर कह रहा है, पुत्र नहीं कह रहा बल्कि एकलौता पुत्र, इसलिए यहाँ पर एकलौता पुत्र का है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से आप कड़ियाँ जोड़ लेंगे। कड़ियाँ जोड़ने के बाद मेन जो कैरेक्टर उसमें आपको घुसना पड़ेगा, मनीषा आपको खुद बनना पड़ेगा। ठीक है, अब लड़के हैं लड़कियाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तभी आपको लड़की फिलहाल बनना पड़ेगा कुछ पल के लिए। मान लीजिए आप मनीषा हैं, यहाँ पर चूंकि रिश्तेदारी जो यहाँ पे जो चल रही है रिलेशन, ये शादी के बाद वाला रिलेशन है, तो आप हो सकता है शादीशुदा तो होंगे नहीं, तो कुछ क्लियर बात ना समझ में आए, लेकिन मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। होता क्या है, मान लीजिए मैं ही मनीषा हूँ, अब मेरे जो ससुर होंगे उनका जो इकलौता पुत्र होगा, तो मेरी जिसकी यह शादी होगी उसके जो पिता होंगे वो मेरे ससुर लगेंगे। और इकलौता जब पुत्र है तो ये मेरा क्या लगेगा, यानी मनीषा का ये पति हो जाएगा, एक तरीके से आपका पति हो जाएगा या मेरा पति हो जाएगा। ठीक है, जब इकलौता पुत्र रहेगा तो अगर यहीं पे 2-3 पुत्र रहते तो यहाँ पर देवर होने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर देवर होने की संभावना नहीं होगी, तो ये कन्फ्यूजन ही दूर कर दिया क्वेश्चन में कह के कि इकलौता पुत्र है, एक ही पुत्र है, तो हर हाल में वो पति होगा। अब आपके पति की जो पुत्री होगी वो आपकी भी पुत्री होगी, यानी मनीषा की भी वो पुत्री होगी, तो उसकी पुत्री की जो पुत्री होगी वो क्या लगेगी, तो उसकी पुत्री की जो पुत्री होगी वो नाना नानी वाला रिश्ता बन जाता है। जब आपकी पुत्री की शादी होगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है वहाँ से रिश्ता जो बनेगा वो नाना नानी वाला बनेगा, उनके जो बच्चे होंगे, तो ये जो पुत्री होगी इसकी नवासी लगेगी। मनीषा की ये जो औरत है फोटो वाली कह रहा है कि पुत्री की पुत्री यानी इसकी नवासी है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन अभी मनीषा तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंध, यानी कि ये जो तस्वीर है उसमें कि लड़की की मनीषा क्या लगेगी, मनीषा क्या लगेगी कह रहा है, तो मनीषा की तो ये तस्वीर वाली लड़की नवासी लग रही है, तो ये जो मनीषा है इसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। क्लियर हो गई, क्योंकि ये लड़की है, लड़का तो है नहीं कि नाना लगेगा, नानी लगेगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई सारी, कोई डाउट कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं दिशा दूरी का क्वेश्चन। दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। ये 4 मेन दिशाएं होती हैं, इसको दिमाग और दिल हर जगह बैठा लीजिएगा इस मैप को। इसी मैप पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन क्या करें, यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चलें, 10 मीटर उत्तर की ओर चलने के लिए कह रहा है, तो 10 मीटर आप उत्तर की ओर ऊपर चलें और फिर 180 डिग्री कर रहा है दाईं ओर मुड़े, तो पहले यहाँ पे दायां बायां समझ लीजिए। जब उत्तर की ओर जाएंगे तो आपका दायां उनका दायां होगा, आपका जिधर बायां उधर ही बायां उनका भी होगा। यानी कि यहाँ पे अगर बंदा खड़ा है, इनका दायां इधर रहेगा, इनका बायां इधर रहेगा, जिधर आपका है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। तो कह रहा है कि यहाँ पर खड़े होकर के कह रहा है 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ रहा है। 180 दाईं ओर का मतलब इधर मुड़ रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है, इस तरीके से पूरी रेखा पर क्या 180 डिग्री का कोण बनता है आपको पता है। तो यहाँ पर अगर बंदा खड़ा है और 180 डिग्री घूमे तो ऐसे घूम करके इसी रेखा पे पुनः वापस आ जाएगा। बस क्या है, उसकी पीठ के बगल में आप उसकी पीठ जिधर थी उसका सर हो जाएगा, जिधर उसका सर था, उसका सर का मतलब जैसे उसका चेहरा था, फेस फ्रंट वाला फेस था, उस हिस्से में उसकी पीठ हो जाएगी। तो ये दोनों परस्पर बदल जाएंगे, यानी दिशा पूरी की पूरी चेंज होगा। जैसे आप पश्चिम की तरफ खड़े थे, अगर मुड़ेंगे तो पूरब की साइड में हो जाएंगे। अगर 180 डिग्री घूमेंगे तो बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो पूरा घूमेगा तो ये आपका ये डायरेक्शन इसका इधर था, ऊपर की तरफ तीर थी तो तीर नीचे की तरफ हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। 180 डिग्री इस तरीके से घूम गया दाईं तरफ। बाईं तरफ भी अगर 180 डिग्री घुमाता तब भी वहीं पे आता, तो दूसरी जगह नहीं जाता। कह रहा है तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, इतना घूमने के बाद कह रहा है कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो अब नीचे वाली दिशा में जाने लगे, यानी नीचे दक्षिण होता है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 4 सहकर्मी LMNO एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए एक वर्गाकार मेज है, ठीक है, इस तरीके से 4 सहकर्मी हैं LMNO, ये बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। एक तो होता है केंद्र की तरफ मुख करके बैठना ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा आसानी होती है दाएं बाएं की, लेकिन जब बाहर की तरफ मुख करके बैठे रहेंगे तो इसमें दायां बायां पलट जाएगा। कैसे, जैसे इसमें दायां बायां पहले समझ लेते हैं। जिधर आपका दायां है वो उनका बायां होगा, तो यहाँ से हम समझेंगे नीचे वाले हिस्से से, क्योंकि यहीं से दायां बायां आपका क्लियर होगा। तो अब जिधर आपका बायां उधर चिन्ह लगाइए, इधर ये इसका दायां हो जाएगा। अब एक छोड़ एक ऐसे चिन्ह लगाते जाइए, एक और छोड़ एक ऐसे बिंदी लगा दीजिए, और ये जिधर मैंने बिंदी लगाई अब वो उनका दायां हो गया। ऐसे ही आपको भी करना है। कब, जब विपरीत हो, उल्टी दिशा में बैठे हो। अगर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे रहेंगे तो जिधर आपका दायां है उधर ही इनका भी दायां होगा, और एक छोड़ एक ऐसे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्लियर, चलिए बस यही फर्क रहता है और कुछ फर्क नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ें काम करेंगी सेम टू सेम, लॉजिक काम करेगी सेम टू सेम। आगे कह रहा है कि एल जो है एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। कहीं पर भी एम को रख सकते हैं, कहीं पर भी एल को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक तो रखिए कहीं, यहाँ पर चलिए मन कर रहा है आपको रख दीजिए। तो क्या कह रहा है, एल जो है एम के ठीक बाईं ओर, एल का बायां किधर है, इधर है, जिधर बिंदी नहीं वो बायां है। तो कह रहा है कि एल जो है एम के ठीक बाईं ओर बैठा, ठीक बाईं ओर बैठा रहा है, यानी कि यहाँ पे बीच में कोई जगह खाली नहीं बल्कि यहाँ पे बैठा हुआ है।
आगे कह रहा है एन जो है ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब ओ को हम ऐसी जगह रखेंगे जिधर दायां स्थान उसका खाली हो। ओ के इधर दाईं ओर एल आ जाएगा, यहाँ पर दायां स्थान खाली नहीं है तो क्या करेंगे, ओ को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए इसका दायां स्थान इधर का खाली है तो यहाँ पर इनको बैठा देंगे। आगे कह रहा है एल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब यहाँ पर दोस्तों एल कहाँ है पहले उसको ढूंढिए। एल आपका यहाँ पर है, इसकी दाईं ओर ठीक यहाँ पर एम बैठा है, यानी इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एग्जामिनर वैसे एक लाइन लिख दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया, वहाँ से एल एम से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। कोई बात नहीं, तो एल के ठीक दाएं एम बैठा हुआ है। ऑप्शन 2 इज द राइट। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। नोट दिया हुआ है नोट में 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें 3 एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा। जैसे 9 है ना, तो 9 है, 25 है, 81, 49, यहाँ से सब देखने पर परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर होता है। लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन अलग है, ये कन्फ्यूजन खड़ी कर रहा है, क्योंकि सभी की संख्याएं विषम भी हैं। एक चीज़ देखिए 3 5 9 7 विषम, सम विषम भी रहती तो फर्क पड़ जाता। तो अब यहाँ पर सोचते हैं, अगर आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं पता है तो आपको इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से और एक से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, आपकी 13 हो गई, आपकी 17 हो गई, ऐसे 19 होगी, 23 होगी, ऐसी आपकी बढ़ती जाएगी अनंत तक। तो इस तरीके की कुछ संख्या शुरुआती मैंने बता दी है। देखिए 2 खुद से कटेगा, यानी 2 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अब ऐसी संख्या 3 है, ये है आपकी अभाज्य संख्या। 5 है अभाज्य संख्या, लेकिन 9 नहीं है। 9 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। 7 भी आपकी अभाज्य संख्या। तो तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यही आपको चुन करके टिक लगा देना है। नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन कह रहा है समान पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। बी दिखने वाले पास फलक के विपरीत फलक पर दिखने वाले अक्षर का चयन कीजिए। बी के विपरीत पूछ रहा है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर। देखिए जो नंबर वाले और बिंदी वाले होते हैं उनमें तो हम चेक करते हैं कि कौन सा मानक पासा है कि सामान्य पासा, उस हिसाब से फिर उसमें लॉजिक को लगाया जाता है। लेकिन ये नंबर वाले होते हैं, इसमें लॉजिक 2 तरीके की लगती है। पहली लॉजिक तो ये लगती है कि अगर 2 पासे दिए हुए हैं तो उसमें क्लॉक वाइज वाला रूल अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि सामान्य पासे में भी किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो है जैसे 3 जगह बी दिया हुआ है, उसके बगल बगल वाले फेस के नंबर को देख करके, अक्षर को देख करके उस हिसाब से लॉजिक लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बी के बगल में एफ और डी है, ये सबसे आसान लॉजिक है। तो एफ डी को हमने लिख लिया। बी के बगल में सी और डी है, तो डी को हमने लिख लिया, तो सी को सिर्फ लिख लेते हैं। बी के बगल में ए और सी है, ए को सी को लिख लिया, ए को लिख लेते हैं। यानी कि एफ डी सी ए ये 4 अक्षर ऐसे हैं जो बी के बगल में है। तो बी के विपरीत पूछ रहा है, तो ये बी के विपरीत ये चारों नहीं आएंगे। अब बाकी बी बचा हुआ और एक और बचा हुआ, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 अक्षर होंगे। तो उसमें देखिए ई दिख रहा है इस फेस पे, यानी ई बचा हुआ है, क्योंकि एफ डी सी ए में ई नहीं है। तो यहाँ पर इसकी अपोजिट, बी के अपोजिट ई हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहे यदि 5 मई 2010 को बुधवार है तो 5 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कितने दिन की बात हो रही है, 5 मई से 5 जून यानी 1 मंथ, 2010 से 2022 यानी कि 12 ईयर, 1 मंथ 12 ईयर के बाद पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। इतना लंबा गए, और मैं गारंटी कह रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको 10 से 15 सेकेंड नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। बस तरीका सिखाने में, बताने में आपको जो टाइम लग जाए और आ गया तरीका पता, आपको चल गया, तो एग्ज़ाम में 1000 साल का गैप दे देगा, आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे। चलिए कह रहा है पहले 5 मई पहले लॉजिक को समझिए। 2010 को बुधवार है, क्या है, बुधवार है। यहाँ पे बुधवार, बुध लिख देता हूँ, बुधवार है। तो अगर 1 साल का पूरा गैप है, 5 मई 2011 की ये बात करता, तो बुधवार में हम 1 जोड़ देते। पूरा 1 साल का गैप हो, महीना सेम हो, डेट सेम हो, सिर्फ साल में 1 साल की वृद्धि हो, तो दिनों में 1 जोड़ देते हैं, यानी उस दिन बृहस्पतिवार आएगा। अगर यही 2012 की बात हो जाए, 2011 से 2012 की मेन महीना डेट सेम, सब कुछ सेम हो, तो उस कंडीशन में बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आया, तो बृहस्पतिवार में हम 2 जोड़ेंगे। क्यों 2 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 2012 लीप ईयर होता है और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। एक तो नॉर्मल ईयर की वजह से बढ़ जाएगा और दूसरा जो है फरवरी 29 की होने की वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लीप ईयर में 2 दिन जोड़ा जाएगा। कब, जब फरवरी क्रॉस कर जाए, जैसे मई से मई के बीच में जो लीप ईयर वाली 2012 वाली है, फरवरी क्रॉस करके चले गए। अगर यही चीज़ जनवरी से जनवरी दे देता तब भी एक ही दिन जोड़ा जाता, तब हम नहीं जोड़ते 2 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी शामिल नहीं हो रहा है। पूरा 29 दिन की फरवरी भी शामिल हो जानी चाहिए इस साल के अंतर्गत। समझ में आएगी ये चीज़, ये कन्फ्यूज़न खड़ी कर देती है बच्चों को। सोचते हैं तो लीप ईयर है, वो नहीं देखते कि फरवरी क्रॉस की है कि नहीं की है, बस 2 जोड़ देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1 साल का 2 साल का पता चल गया। अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, देखिए
मैं बता रहा हूँ 2010 से हम 2022 तक का समय निकालेंगे, 5 मई से 5 मई तक की। तो यहाँ पर 12 साल एक्स्ट्रा हो रहा है काम, 12 साल, तो 12 दिन जोड़ देंगे बुधवार में। लेकिन दोस्तों इसमें लीप ईयर कितना होगा, वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा दिन। तो लीप ईयर निकालने के लिए 12 साल में 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12, 3 ठो लीप ईयर हो गया, यानी 12 + 3 यानी कि जो है 12 साल में 15 दिन जोड़ना पड़ेगा। ये 5 मई से 5 मई तक की बात हो रही है, लेकिन बात तो हमें करनी है 5 मई 2010 से 5 जून 2022 तक की। तो ये 2 ईयर वाला काम समाप्त हो चुका है, सिर्फ 5 मई से 5 जून तक का दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए पूरा एक महीना हो रहा है, लेकिन मई 31 की होती है तो 31 दिन हम जोड़ेंगे, तो 15 ये था प्लस इसमें 31 जोड़ लेते हैं, पूरा 46 हो जाएगा। अब बुधवार में हम 46 जोड़ेंगे तब भी दिक्कत होगी, उंगली पे गिनते रह जाएंगे दिनों की संख्या। तो इसको और शॉर्टकट बनाने के लिए 46 में हम 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि हर 7वें दिन बुधवार खुद को रिपीट करता रहेगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पहले हर बुधवार को काट के बाहर कर देते हैं। तो 7 6 42, 6 बुधवार आएगा, उसको हटा दीजिए, तो 42 यहाँ पर लिखेंगे। जो 4 शेष बचा हुआ है वो बुधवार में हम जोड़ देंगे। बुधवार में 4 जोड़ेंगे तो आगे पड़े बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर घड़ी का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है घड़ी वाले क्वेश्चन में, कह रहा है यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह 3 बजे स्थानीय समय अनुसार रवाना होता है। कह रहा है कि कोई विमान है न्यूयॉर्क से लंदन के लिए 3 बजे अपराह कह रहा है, यानी दोपहर को, कह रहा है कि दोपहर को 3 बजे यानी 3 PM क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क से लंदन के लिए रवाना होता है। और आगे कह रहा है कि और उड़ान की अवधि 7 घंटा, यानी 7 घंटा में ये जहाज़ क्या होगा, 7 आवर में ये न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच जाएगा। आगे कह रहा है कि तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटा आगे। तो लंदन की टाइम हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये विमान न्यूयॉर्क से लंदन को जा रहा है और लंदन में हम उतरेंगे तो लंदन की घड़ी में देखेंगे तो लंदन की टाइम हमें पता चलेगी, न कि न्यूयॉर्क की। और ये भी आगे कह रहा है कि लंदन जो है न्यूयॉर्क से 5 घंटा आगे, यानी लंदन में अगर फ्लाइट जिस समय छूट रही है, यानी उड़ान भरेगी वो 3 बज रहा है, यानी कि उस समय लंदन में कितना टाइम, न्यूयॉर्क में 3 बज रहा है तो लंदन में कितना टाइम होगा, कहेंगे कि 8 PM। 8 PM क्यों 8 PM में होगा, क्योंकि 5 घंटा लंदन आगे चल रहा है, तो लंदन में उस समय 8 बज रहा होगा। और हमें लंदन की ही टाइम से देखना है, न कि न्यूयॉर्क की टाइम से, क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं, लंदन उतरेंगे, लंदन की घड़ी देखेंगे। अब 8 बजे लंदन के टाइम से वो न्यूयॉर्क से चली है, टोटल समय ले रही है 7 घंटा का, तो वो पहुंचेगी कितने बजे, आज 8 बजे जब छुट्टी है 7 घंटा लगी, तो आप कहेंगे 15 बजे पहुंचेगी। 15 PM की AM वो बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये 8 PM रात की बात हो रही है, 3 PM दोपहर की बात हो रही थी, 8 PM रात की बात हो रही है। तो जब 15 बजेगा तो दोस्तों उस समय 12 बजे के बाद की बात आ जाएगी, रात के 12 बजे के बाद AM में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 15 AM में हो जाएगा। अब 15 लिखा नहीं है तो कैसे, ऑप्शन में है नहीं 15 घंटा, तो 15 बज नहीं रहा है ऑप्शन में, तो 24 घंटे वाली घड़ी में 15 बजता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 12 + 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 12 घंटे वाली घड़ी से सोचेंगे, तो उस कंडीशन में ये 3 बज जाएगा, 3 AM। क्लियर। ऑप्शन 2 इज द राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। इसमें हमें करना क्या है कि ऑप्शन से चेक करना है। जैसे 12 8 को हम कन्वर्ट करेंगे, साथ साथ आपको बोर्ड मास रूल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस क्रम में ही इसको हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल के क्रम में सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। बोर्ड मास क्या कहता है, 20 से ब्रैकेट को तोड़िए, ओ से आर्डर के रूप में दिया हुआ, ऑफ के रूप में दिया उसको तोड़िए, फिर आप डिवीजन कीजिए यानी भाग कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद गुणा कीजिए, एडिशन कीजिए, उसके बाद जोड़िए, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, लास्ट में घटाना है। इस क्रम में ही आपको चलना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट व्रैकेट है नहीं, तो चिन्हों में सबसे पहले भाग ही देना, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, बस यही क्रम अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। कह रहा है 12 और 8 को परस्पर बदल के देखेंगे कि समीकरण बैलेंस हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 8 की जगह 12 + 12 की जगह 8 भागे 9 गुणे 6 - 4, बाकी सेम रखेंगे, सिर्फ 12 और 8 को बदलना है, यानी 12 की जगह 8 भागे 6 गुणे 8 की जगह 12 + 9 - 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ कट रहा है, 9 से अगर 8 को काटते हैं, जैसे इसको बटे में पहले चेंज कर लीजिए तब आपका कटेगा क्लियर, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर 8 बटे में 9 कर लीजिए, भाग को क्या करेंगे बटे में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 - 4 बराबर 8 बटे में 6 गुणे 12 + 9 - 1। अब यहाँ से 6 दूना 12, 2 पूरा कट गया। यहाँ से देखिए 3 3 9, 3 दूना 6, यहाँ से भाग देंगे तो अब दशमलव में आएगा, और इधर दशमलव में संख्या नहीं आ रही है, बल्कि ये पूरी की पूरी संख्या मिली है, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड दशमलव में, राइट साइड पूरी संख्या। तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ अधूरी संख्या, एक तरफ पूरी संख्या है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। इस तरीके से आपको स्पीडली चेक करना है, टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में इसको चेक कीजिए। चलिए फटाफट हम अगला देखते हैं अप्लाई करके। यहाँ पर देखिए 6 और 9 को कन्वर्ट कर देते हैं।
6 और 9 यानी कि 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 9 की जगह 6 बना देंगे, गुणे 6 की जगह 9 बना देंगे, -4 बराबर 12 भागे 6 की जगह 9 गुणे 8 प्लस 9 की जगह 6 -1। अब यहाँ पर देखिए भाग दे करके यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो 6 से 12 में पूरा पूरा चला जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि ये पूरा कट रहा है। चलिए अब इधर अगर भाग देते हैं 9 से 12 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इधर भी दशमलव वाला मैटर आ रहा है। एक तरफ राइट साइड इधर दशमलव आ रहा है, लेफ्ट साइड पूरी संख्या आ रही है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें अगर समझ में नहीं आए तो पूरा क्लियर करके और मतलब सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मास रूल से। उसके बाद मैं स्पीडली चेक करा रहा हूं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। चलिए तरीका तो सारा पता चलता जा रहा है। अब यहाँ पे 6 12 को चेंज कर देते हैं, जैसे 8 है प्लस है, 12 की जगह 6 लिखेंगे और 6 की जगह 12, बस यहाँ पर 6 की जगह 12 लिख देंगे, -4 बराबर 12 की जगह 6, 6 की जगह 12 गुणे 8 प्लस 9 -1। इसको भी हम पहले बटे में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। 8 बटे में 9 गुणे 12 -4 बराबर 6 बटे में 12 गुणे 8 प्लस 9 -1। अब यहाँ पे काट लीजिए, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 दूना के 6 यानी कि 8 बचा और ये 4 दूना के 8, 8 प्लस 8 -1 इधर आ गया। अब यहाँ पर काटिए, 6 दूना 12, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 प्लस 9 -1 आ गया। यहाँ पर जोड़ेंगे 8 दूना 16 में से 4 घटाएंगे 12 और यहाँ 9 4 13 में से घटाएंगे 12 इक्वल्स टू 12, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये बैलेंस कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। तो विवाहित जो है ये सर्किल ही वाला हिस्सा विवाहितों को कह रहा है, विवाहित व्यक्ति हैं सर्किल वाला हिस्सा। तो इसमें जितने भी अंक है उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि विवाहित हमें लेना ही नहीं है। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया डॉक्टरों को दर्शाए विवाहित को नहीं। तो डॉक्टरों को दर्शाने वाला ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर वाले हिस्से को हम सिर्फ देखेंगे और ये 3 को भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्रोफेसर को दर्शा रहा है। अब इसमें देखिए एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को दर्शा रहा है और 2 ऐसा है, 2 अंक ऐसा है जो प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों को दर्शा रहा है। तो या तो 3 ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं ऐसी चीज़ नहीं लिखा है कि वो प्रोफेसर हो या ना हो, ऐसी कंडीशन कोई लगाया नहीं है। तो इसलिए आप 3 को भी देख सकते हैं या सिर्फ डॉक्टर जो होंगे वो 1 होंगे। आंसर आपका 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लगाया है कि ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर हों या ना हो, ऐसी कोई कंडीशन लगाया नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ पैदा कर रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ऑप्शन में 1 और 3 में से कौन है। तो 1 दिख रहा है, तो यानी कि हमें सिर्फ डॉक्टरों को ही चुनना था जो विवाहित भी ना हो और प्रोफेसर भी ना हो। ठीक है, प्रोफेसर भी ना हो, विवाहित भी नहीं हो, दोनों कंडीशन होनी चाहिए लग रहा है। तभी तो सिर्फ 1 को दिया हुआ है, 3 को नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। क्लियर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी से है उसी प्रकार तीसरी का चौथी से कैसे होगा। यानी पहली आकृति दूसरी से जैसे संबंधित है तीसरी चौथी से कैसे संबंधित होगी। देखिए इसमें पहले बीच वाली आकृति को देखिए, एक पंचभुज बना हुआ है, ध्यान से देखिए, इसमें आंखों को जरा फोकस करके देखा जाता है। ठीक है, दूसरी आकृति जो इससे बनी उसमें यही पंचभुज पलट गया है, यही पंचभुज पलट गया है और इसमें जो ये सर्किल बीच में था वो सर्किल यहाँ पे आ गया है और इसके अंदर चतुर्भुज बन गया है, चतुर्भुज। और ये चतुर्भुज पहली आकृति में देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पे था। बस इतनी ही आकृति से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे और बाकी कंफ्यूज करने के लिए उस पर ध्यान मत दीजिए। अब पहली आकृति में इस वाले में त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एरो बनी हुई है जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक की आकृति पेट में लानी है। यहाँ पर आकृति है चतुर्भुज वाली, ठीक, चतुर्भुज। तो दूसरी आकृति में ये कैसा बन जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि देखिए पंचभुज क्या हुआ, नीचे से ऊपर पलटा, ये भी क्या होगा, नीचे से ऊपर ऐसे पलट जाएगा। इसमें की जो एरो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगी और ये चतुर्भुज यहाँ का ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसी आकृति किसमें दिख रही है, इसमें है नहीं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देख लीजिए, बस 2 ही चीज़ से मैंने इसका आंसर ला दिया। क्लियर। ऐसे ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को उलझाऊ नहीं बनाना है, जटिल नहीं बनाना है, सोचना है सिंपल तरीके से, आंसर सिंपल ही तरीके से आएगा। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इतना जटिल क्वेश्चन है कि इसमें आप नहीं निकाल पाएंगे कि कितने त्रिभुज, काउंट नहीं कर पाएंगे। वो रट लें अलग बात है, सोचेंगे कि आप रट लिए 48 तो 48 रट करके कर लें अलग बात है, वरना निकाल नहीं पाएंगे त्रिभुज की संख्या। लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप सेकंडों में निकाल लेंगे। चलिए उस तरीके पे चलते हैं, उस कंसेप्ट पे चलते हैं। ऐसा अगर फिगर दिया हुआ हो और उसमें इस तरीके से खाने बच जाए, डिवाइड कर दिया जाए वर्ग को, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे निकलेगी, नंबरिंग करके, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो मैक्सिमम आया उसका दूना कर देंगे 16, इसमें त्रिभुज की संख्या 16, इसी पे हम निकालेंगे। देखिए पहले ऐसी आकृति आपको यहाँ पे दिखेगी, मैं बताऊंगा जब तब आपको दिखेगी। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, 16 त्रिभुज आप काउंट कर लिए, काउंट कर लिए दिमाग में, बस काउंट कीजिए। अब मैं दूसरी आकृति दिखा रहा हूँ इसी टाइप की। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले आपके जो है फिगर में चलते हैं, वर्ग में।
यहाँ पर देखिए ऐसे है, ये आपका ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, इसमें भी हो गया 16 दूना 32। त्रिभुज की संख्या हो चुकी है 32। चलिए अभी आगे बढ़ते रहिए, अभी इसमें टाइम लगेगी, अभी बहुत सारे त्रिभुज निकालने। अभी यहाँ पर कार्नर पे आइए, 2 त्रिभुज, इस कार्नर पे भी देखिए 2 त्रिभुज, इस कार्नर पे भी देखिए 2 त्रिभुज, इस कार्नर पे भी देखिए 2 त्रिभुज, 4 दूना 8 त्रिभुज, 32 निकाले थे 40 हो गया। अब कहाँ है देखते जाइए कहाँ है। अब हम करेंगे ये आपका दिख रहा है एक वर्ग, और इस वर्ग में एक विकर्ण देखिए, एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे। क्लियर। अब देखिए इसी में ऊपर वाला एक खाना छोड़ करके हम नीचे वाला लेंगे, ये अब विकर्ण ये काम करेगा, एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे, 2 वर्ग मिला, दोनों में 2 2 त्रिभुज विकर्ण की वजह से बने। ठीक है, 40 काउंट कर चुके हैं, उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे। अब इसमें देखिए अभी इधर का हिस्सा हम लेंगे, इधर का हिस्सा लेंगे। अब ये विकर्ण का काम करेगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, फिर यहीं से हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, एक खाना इधर, अब इसमें भी ये विकर्ण का काम करेगा, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए सभी मैंने अलग अलग कलर का वर्ग बनाया हुआ है, हर वर्ग में विकर्ण 2 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे 4 वर्ग हैं, 4 में से हर में 2 निकल रहा है, तो यहाँ पर 8 त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, यानी 40 में हम 8 को जोड़ देंगे तो 48 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। काउंट कर पाते? कमेंट कीजिएगा क्या सच में कर पाते या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। MD NT का संबंध कह रहा है, जैसे 14 23 13 7 से है, वैसे के जी का संबंध यहाँ पर किससे होगा। यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे नंबरिंग वाली। नंबरिंग अगर करते हैं तो M 13 पे आता है, लेकिन M की जगह देखेंगे तो 14 दिया हुआ, एक को सोचिए या 14 को सोचिए, तो 14 को सोचना बेहतर होगा, क्योंकि अगर अपोजिट आपको याद है उल्टा, तो 14 ही पे आपको दिमाग जाएगा, क्योंकि M का उल्टा N होता है, N 14वें स्थान पर होता है। तो ये आप उल्टा क्रम चल रहा है, यानी M का उल्टा N, D का उल्टा आपका दोस्तों होता है W, N का उल्टा M, T का उल्टा होता है G। अब देखिए N का उल्टा जो है N की जगह 14 दिया हुआ है, देखिए 14 है, फिर W की जगह 23 दिया हुआ है, देखिए 23 है, M की जगह 13 दिया हुआ, देखिए 13 है, और G की जगह 7 दिया हुआ है, यानी उल्टे क्रम वाले हैं और कुछ नहीं है। अभी शुरू में इसी लॉजिक पढ़े थे, सेम काम यहाँ पर करना है। K का उल्टा P, K का उल्टा P, G का उल्टा T और K का उल्टा P। P आपका 16 पे 16 लिखिए, P आपका 16 पे 16 लिखिए, T आपका 20 पे 20 लिखिए, P आपका 16 पे 16 लिखिए। आंसर हो चुका है 16 16 20 16। ऑप्शन 4 इज द राइट। अगला देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, दर्पण से रिलेटेड है। दर्पण 2 तरीके से रखा जाता है, एक तो आपका लंबवत रखा जाएगा, उस कंडीशन में अगर आपकी आकृति ऐसे है तो क्या होगी, ये लेफ्ट टू राइट घूमेगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर यही AB पर रख दिया जाए, जैसे अगर आपका क्षैतिज रख दिया जाए दर्पण, तो ऊपर भी रखें या नीचे भी रखें, दोनों कंडीशन में लॉजिक एक ही काम करेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर त्रिभुज ऐसे है तो दोस्तों ये तुरंत ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे। अगर ऊर्ध्वाधर रखा है तो आपका लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, अगर आपका क्षैतिज रखा हुआ है तो ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई सर्किल या कुछ भी गोला बना हुआ तो आकृति के साथ वो भी घूम करके सेम ही जगह पे रहेगा, बस नीचे से वो भी ऊपर चला जाएगा उसी के साथ। इस तरीके से काम करता है ये। तो दोस्तों इसका आंसर मैं देने वाला नहीं हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार ठीक है सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।